हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कल हमने बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जिसमें हमने ये जाना बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायोस तथा लोगोस। बायोस मीन्स होता है लिविंग और लाइफ, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी करना, यानी जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीव का या जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर उसका प्रयोग किया था, बायोलॉजी शब्द का दिया था। और उसके बाद बायोलॉजी को मुख्य दो शाखाओं में विभाजित किया गया, एक जूलॉजी तथा दूसरा बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, वह जंतु विज्ञान है। और वनस्पति विज्ञान यानी जिसके अंतर्गत हम पौधों वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उनको हम वनस्पति विज्ञान तथा बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक या बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक जो अरस्तु हैं, उनकी जो बुक थी वह हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया नामक बुक थी, जिनके उन्होंने क्राइटेरिया निर्धारित करी थी। जंतुओं के मार्फोलॉजी, एनाटॉमी तथा फिजियोलॉजी के आधार पर उन्होंने यह बुक लिखी थी, लगभग 500 एनिमल्स के ऊपर। जबकि जो थियोफ्रेस्टस थे, उन्होंने 500 प्लांट के बारे में लिखा था, केवल उनके आकार तथा आयु के आधार पर। इस प्रकार हम इसके आगे ये जान लिए लिविंग क्या है, जिसमें जीवन पाया जाता है। जैसे हम, आप, जंतु इस जीवन है, क्योंकि इसमें श्वसन होता है, ये पोषण करते हैं, इनमें बहुत सारी क्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, हम भोजन खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, और यानी पोषण कर रहे हैं। जबकि जो निर्जीव, जैसे ये मार्कर है, ये निर्जीव है, क्योंकि ना तो यह शोषण कर रहा है, न तो इसमें पोषण हो रहा है, न तो इसमें गति हो रही है। यह बोर्ड है, यह भी निर्जीव है, क्योंकि इसमें न तो पोषण हो रहा है, न तो गति हो रही है, न तो ये शोषण कर रहे हैं, न तो पर्यावरण के प्रति संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। जबकि जिनमें जीव पाया जाता है, वह पर्यावरण के प्रति संवेदनाएं भी प्रकट करते हैं। जो जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जो सजीव की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो वह सेल कहलाती है। सेल यूनिसेलुलर एनिमल भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर जो एक कोश की होते हैं, उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे यूग्लिना, अमीबा। और जबकि जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए और विभिन्न प्रकार के एनिमल जैसे कैटल, काऊ, ये सारी चीजें ये मल्टीसेलुलर है। इस प्रकार से आगे चल के हम देखेंगे सेल जो है वह जैसे एनिमल है और प्लांट है, तो दोनों में सेल अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। यह हमने दो सेल का डायग्राम बनाया हुआ है, एक है एनिमल सेल, दूसरी है प्लांट सेल। इन दोनों सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम देखते हैं। एक तो इनकी संरचना देखिए अलग अलग दिखाई दे रही होगी। दूसरी बात है, जो ये प्लांट सेल है और यह एनिमल सेल है। प्लांट सेल में देखिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसके बाद इसमें जो प्लांट सेल होती है, उसमें लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, यानी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जो जल का अवशोषण करती है। जबकि जो एनिमल सेल होती है, या तो इनमें वैक्यूल एब्सेंट होते हैं यानी अनुपस्थित होते हैं, या तो पाए भी जाते हैं तो वह बहुत छोटी छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी होती है। इसके अलावा एनिमल सेल में देखेंगे सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो सेल डिवीजन का कार्य करता है। जबकि जो प्लांट सेल होती है, उनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है। प्लांट सेल में एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है, जो स्टार्च ग्रेन होता है, जबकि
जो एनिमल सेल होती है इनमें एमाइलोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसके अलावा प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। इसी प्रकार से इनमें देखिए अंतर पाया जाता है। कुछ चीजें समान भी हैं, जैसे इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम्स प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। इस प्रकार से कई सारी चीजें डिफरेंट भी हैं और कई सारी चीजें समान भी हैं। आगे हम देखेंगे जो सेल है, सेल का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सेल की खोज सर्वप्रथम, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, हमने आपका ज्यादा टाइम ना लेना पड़े इसलिए हमने इसको पहले से ही बना रखा था। जो सेल है, सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका में यानी कार्क में देखा था, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई देती थी। उसे उन्होंने सेल कहा था। सेल, स्टडी ऑफ सेल, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल यानी सेल का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक कार्क के टुकड़े से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप द्वारा उसकी संरचना को देखा था तथा उसे सेल नाम दिया था। यह इस प्रकार की संरचना थी जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी। इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। उन्होंने कहा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसे इन्होंने सेल कहा और इसके एक भाग को सेलुला कहा था। सेलुला, इसका जो शेप होता है वह हेक्सागोनल होता है। शेप हेक्सागोनल, यानी जो इसका आकार है सेलुला का, जब इसके एक को लेंगे तो इसमें 6 भुजाएं हैं, इसलिए हम इसको हेक्सागोनल कहेंगे। और यह इसके बाद जो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की जिन्होंने खोज की थी वह है, लिविंग सेल की जो खोज की थी वो है एंटनी वान लीवेनहॉफ।
एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने पॉन्ड से कुछ वाटर को लिया और उसमें देखा लिविंग सेल के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका सूक्ष्म एवं जीवित कोशिका के बारे में अध्ययन किया था एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका, उन्होंने पॉन्ड से कुछ वाटर को लिया और उसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा पॉन्ड वाटर, उसमें इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा स्कोप से लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल यानी रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका को देखा था जो कार्क थी। कार्क में मधुमक्खी की छत्ते जैसे संरचना को देखा था, जबकि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इसके बाद जो सेल थियरी है, सेल थियरी का प्रतिपादन जो सेल थियरी दिया था वह स्लाइडेन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने। इसके बाद सेल थियरी का सिद्धांत सेल थियरी का सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने 1839 ईस्वी में सेल थियरी का सिद्धांत दिया था और उन्होंने यह कहा था कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, स्लाइडेन तथा स्वान नामक स्लाइडेन एंड स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने सेल थियरी का सिद्धांत दिया। सेल थियरी का सिद्धांत दिया इन 1839। यानी स्लाइडेन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 ईस्वी में किया और उन्होंने कहा एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जितने सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। सभी सजीव कोशिका से बने हैं। सभी सजीव में प्लांट एंड
एनिमल, यानी ऑल लिविंग एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी सजीव कोशिका से बने हैं और इट इज फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यह जो कोशिका है, कोशिका जीवन का आधार है। इसके बाद इस थियरी को कुछ मॉडिफाई किया विर्चाव नामक एक वैज्ञानिक ने। विर्चाव नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं ओमनी ई सेलुला, यानी इनके कहने का मतलब था कि जितने भी जीवों की उत्पत्ति हुई है वह किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुई है, यानी सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोशिकाओं की उत्पत्ति, विर्चाव के कहने का तात्पर्य था कोशिकाओं की उत्पत्ति अपने पूर्ववर्ती कोशिका से हुई है। एक्सेप्शन है, नोट करके लिखेंगे, एक अपवाद है, एक्सेप्शन अपवाद है वायरस जो होता है, यहाँ नीचे शायद हो सकता है दिखाई ना दे, बीच में लिख दे रहे हैं। वायरस जो है वह कनेक्टिव लिंक बिटवीन